Hi guys, I Unconventional Guruji welcome you all for the unique initiative जिसमें हम डेली बेस पे फाइनेंशियल एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं। ये अपने आप में एक यूनिक इनिशिएटिव है यूट्यूब पे या अदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे डेली बेसिस पे इकोनॉमिक्स टाइम्स, लाइव मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन डेली बेसिस पे इतने न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस होते हों, ये कहीं नहीं होता है। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट आ सके। ये जो डिस्कशन होता है ये आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, यूपीएससी, एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके ऐसे राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं 20 जून 2020 हमारे आर्टिकल होंगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस से, बिजनेस लाइन से। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था एफडीआई पॉलिसी और रिटेल फूड सेक्टर के इन्वेस्टमेंट पे। बेसिकली अभी क्या हुआ कि फ्लिपकार्ट ने लॉकडाउन पीरियड में एक एप्लीकेशन दी सरकार को कि ये रिटेल फूड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ से कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं एंड देन लोगों को बेचना चाहते हैं। सरकार ने इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। ये बोला कि सरकार ने कि ये एफडीआई के नियम के अगेंस्ट है। एफडीआई में ये अलाउ नहीं किया गया है कि फूड रिटेल सेक्टर में कोई भी कंपनी जो कि विदेशी है आके इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि आप जानते होंगे फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने ख़रीद लिया है। वॉलमार्ट एक विदेशी कंपनी है, तो एफडीआई के रूल इसको अलाउ नहीं करते हैं। तो इसमें बोला गया था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आज भी हमारे यहाँ इतना अच्छा नहीं हो पाया है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव कुछ कुछ जगह लैग करता है। तो छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स थे आर्टिकल पे, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव्स पे नहीं था। ऑलरेडी मैंने आपको एक दो की पॉइंट्स थे वो बता दिए हैं। अगला आर्टिकल जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया था, आपने देखा होगा लॉकडाउन के पीरियड में एनवायरनमेंट को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। आपने कई जगह देखा होगा, कई सिटीज़ से हिमालय के पहाड़ दिखने लग गए हैं। समुद्र पे आपने देखा होगा कछुए या घड़ियाल आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचा। इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया था कि एनवायरनमेंट को क्या क्या नुकसान भी हुए हैं। आपने देखा होगा कि मेडिकल किट, पीपीई किट, मास्क बहुत यूज़ होने लगा है। इनका जो कचरा होगा, जो वेस्ट होगा, वो बहुत बढ़ने लगा है। ये एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा बात हम करते हैं कि टूरिस्ट प्लेसेस थे, जो जैसे आप अभ्यारण्य थे, जो जंगल थे, जो टूरिस्ट प्लेस, जो नेचुरल रिजर्व्स थे, वहाँ पे लोगों ने जाना कम कर दिया। जब वहाँ लोगों ने जाना कम कर दिया है तो वहाँ का मेंटेनेंस उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा, वहाँ रेवेन्यू नहीं आ पा रहा। तो जो इकोलॉजिकल सेक्टर थे, जो नेशनल पार्क्स थे, उनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। तो ये एक एनवायरनमेंट को एक लॉस पहुँचा है। और ऐसे प्रोडक्ट जो कि नॉन रिसाइक्लेबल हैं, उनका वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस टाइम फ्रेम में। पर इससे एक अच्छा बेनिफिट भी हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन लेयर जो हमारी थी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में एनवायरनमेंट के जो नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ कुछ हुए वो बताए गए थे। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक आर्टिकल बहुत अच्छा आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया जिसमें बताया गया है कि जो हमारे इंडिया के यूथ है उससे हम स्किल्स कैसे कर सकते हैं और उससे क्या बेनिफिट होंगे, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। एक अच्छा आर्टिकल बिजनेस लाइन में आया था जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताया गया। तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो हम देखते हैं कि बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो आर्टिकल आए थे वो मोर और लेस बेस थे इंडिया चाइना रिलेशन पे। क्या इंडिया को चाइना के साथ ट्रेड बंद कर देना चाहिए या नहीं, ये ऑलरेडी मैंने 19 जून के लेक्चर में कवर कर लिया था। सिमिलर पॉइंट्स थे, सो मैं रिपीट नहीं करूँगा। अब जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस लाइन का आर्टिकल था मोनो कल्टीवेशन एंड फार्मिंग। तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक इनिशिएटिव लिया है कि सरकार, तेलंगाना गवर्नमेंट किसानों को बताएगी कि आपको कौन सी फसल बोनी है। जो फसल किसान बोएंगे गवर्नमेंट उनको बताएगी, वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट होगी। वेदर बेस पे, मार्केट कंडीशंस क्या है, क्या फ्यूचर में डिमांड हो सकती है, उस बेस पे सरकार डिसाइड करेगी, किसानों को बोलेगी आपको ये फसल उगाना है, देन किसान को वही फसल उगानी होगी।
इसमें क्या होगा कि नॉर्मली अभी हम देखते हैं कि किसान जो होते हैं उनके पास अभी कौन सी खाद अवेलेबल है, कौन से बीज अवेलेबल है, उस बेस पे फसल उगा देते हैं। एट प्रेजेंट क्या डिमांड है किस फसल की, उस बेस पे किसान फसल उगाते हैं। पर उनको ये नहीं पता होता कि इसकी फ्यूचर में डिमांड क्या होने वाली है, इंटरनेशनल मार्केट में या इंडियन मार्केट में क्या सिनारियो चल रहा है। इससे वो लोग अवेयर नहीं होते हैं इतने ज़्यादा। जब आपने, और हर डिस्ट्रिक्ट में किसान एक दूसरे को देख के इसने ये उगाया तो मुझे भी यही उगाना है, नॉर्मली ये ट्रेंड चलता है। जब एक पर्टिकुलर फसल नहीं सारे किसान मिलके जब उगाएंगे, जब उसको सब वो लोग बेचने जाएंगे मार्केट में, तो वो फसल जब किसान ने बोई थी तब तो बहुत डिमांड थी, पर जब 4 महीना 6 महीना बाद जब वो बेचने गए उसकी डिमांड कम हो गई। उसका वन ऑफ द रीज़न यही रहता है कि सारे किसान सेम फसल उगाते हैं, तो उस चीज़ के जब उनको पूरा पैसा नहीं मिल पाता है तो वो फसल ख़राब हो जाती है, किसान को बहुत कम दाम में फसल बेचनी पड़ती है, तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट होता है। और आपने देखा है किसान बंधु जो हैं बहुत क्राइसिस में है आज की तारीख में। सरकार जो होगा कि डिसीजन सरकार को बहुत फार साइटेड डिसीजन लेना होगा, लॉन्ग टर्म का सोच के लेना होगा कि आज से 6 महीना 5 महीना बाद किस फसल की डिमांड होगी, कौन सी फसल ऐसी होगी जो किसान को बोलने के लिए सजेस्ट किया जाए जिससे ग्राउंड वाटर ज़्यादा हार्म ना हो, सॉइल फर्टिलिटी बनी रहे, भूमि की उपजाऊता बनी रहे। मैक्सिमम जो किसान हैं इंडिया में जो कि पैडी क्रॉप्स एंड गन्ना की खेती ही करते हैं, 50% ऑफ किसान इंडिया में गन्ने की खेती या पैडी क्रॉप्स की खेती करते हैं। इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है नॉर्मल क्रॉप्स के कंपेयर में। अब हम बात करते हैं कि किसान क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव्स क्या किसानों के लिए हो सकते हैं पैडी एंड शुगर केन क्रॉप्स के अलावा। पल्सेस की बात करें हम दालों की अगर हम बात करते हैं या ऑयल सीड्स की बात करते हैं, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन टर्म्स ऑफ दाल या पल्सेस। हम 27% दाल वर्ल्ड लेवल में जो फसल उगती है दाल की, उसका 27% इंडिया में होता है, और हम 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इन द वर्ल्ड ऑयल सीड्स के। पर आपको सिमिलरली एक बात जान के ये भी सरप्राइज होगा कि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े इंपोर्टर भी हैं दाल के। लास्ट ईयर हमने 8,000 करोड़ की दाल विदेश से मंगाई थी और 70,000 करोड़ रुपए के ऑयल सीड्स हमने विदेशों से मंगाए थे। अगर हम किसान इन चीज़ों की खेती करने लगें तो काफ़ी बेनिफिट होगा सरकार को, देश को, जीडीपी को, इवन किसान बंधु को भी। नीति आयोग की 2017 की रिपोर्ट की हम बात करते हैं जो कि थी डबलिंग फार्मिंग इनकम हाई वैल्यू क्रॉप्स। नीति आयोग की 2017 की रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं जिसमें बताया गया था कि किसानों की इनकम को कैसे डबल किया जा सकता है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखा था ऐसी फसलें किसान उगाएं जिनकी वैल्यू बहुत हाई होती है, लाइक पल्सेस, ऑयल सीड्स, जो कि एग्जांपल हमने दिया। सिमिलरली नीति आयोग ने भी यही एग्जांपल दिया था, जो कि मोदी सरकार का जो विज़न है 2022 तक किसानों की इनकम डबल करनी है, वो इससे फुलफिल हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो पल्सेस एंड ऑयल सीड्स की बात की, इससे वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये पैडी क्रॉप्स एंड शुगर केन के कंपेयर में 20% कम पानी लगता है। इनमें जो एनर्जी लगती है, जो पावर कंजम्पशन होता है, वो भी 10% लेस होता है। तो एनवायरनमेंट के लिए भी ये कंपैरेटिवली अच्छी है पैडी एंड शुगर केन क्रॉप्स के कंपेयर में। इनपुट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये भी इनमें कम आता है। अब सरकार ने क्या डिसाइड किया है कि ये जो फसल, जो अल्टरनेटिव सरकार बताएगी हर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये फसल उगानी है किसान को, अगर किसान वो उगाता है तो नॉर्मल एमएसपी से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, उसको हाई रेट पे सरकार लेगी। इवन रायतु बंधु योजना के बारे में आप जानते हैं, जिसमें 5,000 रुपये पर एकड़ हर साल किसान को दिए जाते हैं। जो सरकार की कंडीशन फॉलो करेगा, जो सरकार के स्पेसिफिक बताई हुई फसल को उगाएगा, उसे इस योजना का फ़ायदा मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा। सो ये आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट था, किसानों के पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्या किसान कर सकते हैं। ऐसा आपके पास कहीं भी इंटरव्यू में, जीडी में कहीं टॉपिक्स आए तो ये आप याद रख सकते हैं। एक पॉइंट आप कीवर्ड याद रख सकते हैं, इंडिया पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इंपोर्टर भी सबसे बड़ा है इंडिया। सेकेंड आर्टिकल जो हमारा फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया था, इसमें स्किल मैन पावर की बात की गई थी। इकोनॉमिक क्राइसिस जो कोरोना के कारण आ चुके हैं, इसको हम
एक ही तरीके से हल कर सकते हैं। वन ऑफ द मेजर तरीका जिसे कह सकते हैं, हमें हमारे पास जो स्किल मैन पावर है या जो मैन पावर है उसकी स्किल्स कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं। हर साल 10 से 12 मिलियन लोग इंडिया के वर्कफोर्स में ऐड होते हैं। ये भारत सरकार की या भारत की बहुत अच्छी बात है। आपको ही पता होगा इंडिया की एवरेज एज अराउंड 28 ईयर 29 ईयर्स है। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी संपत्ति है। भारत के जो युवा लोग हैं बहुत बड़ी संपत्ति है इंडिया की। पर हम बात करते हैं कि इतना वर्क फोर्स तो ऐड हुआ, सिमिलरली मिलियंस ऑफ पीपल हर साल अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है। वो नौकरी सरकारी, प्राइवेट, फॉर्मल, इनफॉर्मल सेक्टर, किसी भी सेक्टर की हो सकती है। पर उससे क्या इशू आता है, नौकरी नहीं मिल पाती है तो यूथ क्राइम की तरफ या अदर चीज़ों में जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग यूथ्स की हो जाती है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। स्किल ही एक ऐसी चाबी है जिससे हम इकोनॉमिक क्राइसिस के ताले को खोल सकते हैं। अगर हम मेक इन इंडिया की बात करें, सन 2014 में मेक इन इंडिया आया था जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया की पूरी जीडीपी में 15% का कंट्रीब्यूशन करता था, जो कि आज की तारीख में 15.4% हो गया है 2020 में। तो मेक इन इंडिया से कुछ खास इम्पैक्ट इन चीज़ों में आया नहीं। क्या चीज़ लैग कर गई? यही चीज़ लैग कर गई कि स्किल मैन पावर। रिसेंट में भी आपने देखा कोविड-19 क्राइसिस है, इसमें लेबर अपने गांव की तरफ जाने लग गई, अपने घरों को वापस जाने लग गई। तो हम क्या कर सकते हैं इन चीज़ों का सोल्यूशन निकालने के लिए? चाइना ने क्या किया था, एक क्लस्टर बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल डेवलप किया। जैसे हमारे इंडिया में देखते हैं कि जैसे लेबर का प्रस्थान हुआ कोविड-19 के केस में, क्योंकि लेबर अपने गांव से, सपोज बिहार से मुंबई आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है। बेसिकली बड़े बड़े शहरों में जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर सारी फैक्ट्रीज़ हैं। डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। मुंबई में ही सबको जॉब मिलेगी, सब लोग मुंबई में आके रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि लिविंग कॉस्ट जो होता है, मुंबई में अगर लेबर कोई काम कर रहा है तो लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा होती है, इनपुट कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, हमारे प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं जो कि एक्सपोर्ट करने में भी प्रॉब्लम आती है। इवन इंडियन कंज्यूमर के लिए भी वो कॉस्ट हाई पड़ता है। अगर हम चाइना के मॉडल को अपनाएं जिसने डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया, चाइना ने अपनी मेट्रो सिटीज़ के अलावा छोटे छोटे लोकल लेवल पे सिटीज़ पे भी कुछ डेवलपमेंट करना चालू रखा। लोकल इंडस्ट्रीज़ को बहुत प्रमोट किया चाइना ने, जिससे क्या हुआ, उनके पास लेबर माइग्रेट इधर से दूसरे स्टेट से एक स्टेट में नहीं करती हैं। तो हमें इस मॉडल पे फोकस करना चाहिए। पर सिमिलरली एक और बात करते हैं कि अभी जैसे लेबर महाराष्ट्र से यूपी या बिहार में जैसे काफ़ी हद तक लोग आ चुके हैं, तो एट प्रेजेंट लेबर के बेनिफिट के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे उनकी स्किल डेवलप की जा सकती है। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं गुजरात एंड बिहार का। गुजरात से अभी लेबर काफ़ी हद तक बिहार में जा चुकी है। अगर गुजरात सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर एक इनिशिएटिव ले कि हमें जो लेबर बिहार में है एट प्रेजेंट उनकी स्किल डेवलपमेंट करनी है, जब ये लेबर इन द फ्यूचर जब बिहार से वापस गुजरात जाएगी, जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ वो काम करना चाहते हैं, उनकी स्किल्स अगर एट प्रेजेंट हम जो नीड है इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से डेवलप कर दें तो ये गुजरात के लिए भी अच्छा होगा। इनफैक्ट बिहार के लेबर भी अगर वहीं काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा होगा। तो बेसिकली ये विन विन सिचुएशन है गुजरात के लिए, बिहार के लिए, इवन लेबर के लिए और इवन इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो हमें एट प्रेजेंट हम इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि इंडिया जापान ने टाई अप किया आपस में। जापान इंडिया के जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो अनस्किल्ड लोग हैं, उनको एम्प्लॉय करेगा, उनको स्किल देगा काम के नीड के लिए। बिकॉज आपको पता है जापान में काफ़ी बूढ़ी आबादी है, काफ़ी ओल्ड एज के पीपल हैं, उनको नए वर्कफोर्स चाहिए जिसको जापान ट्रेनिंग करेगा। सिमिलरली समझौता जो है, सिमिलरली एग्रीमेंट हम बाकी कंट्रीज से वर्ल्ड में साइन कर सकते हैं जिनसे हमारे यूथ को जॉब मिलेगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो सॉल्व होगा। इवन लेबर या वर्कफोर्स हमारी स्किल्ड होगी तो वो बाहर की कंट्रीज़ में और अच्छे से काम कर पाएगी। सो गाइज आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें। थैंक यू सो मच।